हमारा टॉपिक है वो है क्यू ए क्यू सी रिलेटेड डॉक्यूमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट। मतलब अगर आप एज ए क्यू ए क्यू सी जॉब करते हो किस जगह पे, तो आपको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनका फॉलो अप करना पड़ेगा। तो मैं ये 18 जो है वो सेग्रीगेट करके रखा हुआ हूँ, जिनको मैं थोड़ा बहुत डिफाइन करके बता दूंगा। बाकी अगर आप लोगों ने इसकी डिटेल देखनी है तो वो हर एक चीज़ पे मेरी अलग सी वीडियो है, क्योंकि अगर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे तो वो 2 घंटे से भी ऊपर हो जाएगी। तो वहाँ पे जाके आप लोग इसका फॉर्म वगैरह भी देख सकते हो कि किस तरह फिल किया जाता है और क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये 18 डॉक्यूमेंट बता दूंगा और उसके साथ ही हम क्या कर लेंगे, हर एक को थोड़ा बहुत डिफाइन भी कर लेंगे, ताकि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस चीज़ के लिए होता है। तो इसमें जो है सबसे पहला है वो है PQP। ठीक है, प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान क्या होता है? प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान का मतलब है कि जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट होगा उसमें आप लोगों ने कौन सी चीज़ें जो है वो क्वालिटी के रिलेटेड करनी है, या आप लोगों की क्वालिटी का क्या प्लान है, कैसे करोगे, कैसे मेंटेन करोगे किसी भी जगह पे क्वालिटी को। तो ये क्वालिटी जो है, क्वालिटी प्लान PQP, ये जो है आप लोगों का डिज़ाइन स्टेज से लेके कमीशनिंग तक, टेस्टिंग तक ये इम्प्लीमेंट होता रहेगा। मतलब इसको हर एक चीज़ जो है वो एड्रेस करती जाएगी। ठीक है, क्वालिटी प्लान आप लोगों का जो होगा वो हर एक स्टेप वाइज में जो है आप लोगों का उस चीज़ में क्वालिटी जो है वो उसको आप कैसे मेंटेन करोगे वो उसको डिफाइन करेगी। तो इसमें क्या होता है, इसके अलावा इसमें जो है आप लोगों के रिस्पॉन्सिबल बंदे, जो क्वालिटी के रिलेटेड रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या स्कोप ऑफ वर्क है, तो वो भी इसी में डिफाइन होगा। और उसके अलावा जितने भी आप जो भी फॉर्म वगैरह है या जो भी चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करोगे साइड पे, जिसके जैसे कि MIR, RFI या ITP या जो भी है, तो जो चीज़ें इसमें आती है वो सब के फॉर्म्स वगैरह जो है वो भी आपको इसी में से मिल जाएंगे। और वही जो है आप लोगों का क्या होगा, वही चीज़ें आप लोग साइड पे इम्प्लीमेंट करोगे किसी भी चीज़ के इंस्पेक्शन करने के लिए, या जो भी साइड ऑब्जर्वेशन या NCR क्लोज करने के लिए है, तो वो सारे फॉर्म आपको PQP के ही, जो PQP आपकी अप्रूव हुई है इसी प्रोजेक्ट के लिए, उसी में आपको मिल जाएगी और वहाँ से उठा के आपको मतलब प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान जो है ये पूरा एक क्वालिटी का आपके पास प्लान होता है कि इस प्रोजेक्ट पे हमने क्वालिटी के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैसे और कब जो है कब कैसे इंप्लीमेंट करनी है। और इसके अलावा हर बंदे का या जितने भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसमें होती है। उनके पास ITP इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान। इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान क्या होता है? इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान आप लोगों का डिफाइन करता है, ठीक है, कि अगर आप लोगों ने कोई भी एक्टिविटी करनी है, ठीक है, तो वो आप लोग किस से चेक कराओगे, कब चेक कराओगे और किस स्पेसिफिकेशन के थ्रू चेक कराओगे। ठीक है, तो ITP इसी चीज़ को डिफाइन करती है। अच्छा, ITP क्या होता है? ये जो है ये हर एक जो भी आप लोगों की एक्टिविटी होगी वो उसके लिए अलग ITP होगी। लेट्स सपोज अब अगर हम केबल को लेते हैं तो केबल की अलग ITP होगी। इस तरह से अब हमारे पास अगर ट्रांसफार्मर है तो उसकी अलग ITP होगी, केबल ट्रे है तो उसके लिए अलग ITP होगी। और उसी में ये डिफाइन करती है कि उस काम को किस से चेक कराना है, कब चेक करना है और किस स्पेसिफिकेशन के अंडर में उसको चेक कराना है। ठीक है, अच्छा, ITP इसके अलावा इसके 3 जो है मेन वो होते हैं, पॉइंट होते हैं, सर्विलेंस, विटनेस और होल्ड पॉइंट। अच्छा, सर्विलेंस जो है वो नॉर्मली जैसे कि कोई भी जाके किसी भी टाइम जाके साइड पे चेक किया जा सकता है, ठीक है, और उसका ऑब्जर्वेशन वगैरह बना सकता है। उसके अलावा विटनेस का क्या मतलब है? विटनेस मतलब अगर तो किसी चीज़ की आपको किसी इंस्पेक्शन की कोई चीज़ आपने जैसे कि लेट्स सपोज अब मटेरियल आ गया, उसकी इंस्पेक्शन करनी है, तो किसी से अगर उसकी आपने विटनेस करानी है तो उसके लिए विटनेस पॉइंट होता है। और उसके अलावा इसमें एक और पॉइंट होल्ड पॉइंट होता है। होल्ड पॉइंट में क्या होता है कि होल्ड पॉइंट हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि ITP जो है आप लोगों को मटेरियल के आने से लेके उसकी, जब आप लोग मटेरियल आता है उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद, जब वो इंस्टॉल होता है उसकी इंस्पेक्शन करने के बाद, जब उसकी टेस्टिंग कमीशनिंग वगैरह होती है, तो उस तक ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन होती है कि किससे कराना है, कब कराना है और किस स्पेसिफिकेशन के अंडर कराना है। ठीक, तो जैसे कि अब किसी चीज़ के सामने होल्ड है, होल्ड, तो होल्ड का मतलब है कि वो चीज़ तब तक होल्ड रहेगी, वो काम, वो एक्टिविटी मतलब कंप्लीट होने के बाद, जब तक जो अथॉरिटी है वो उसको चेक ना करे। जब वो चेक करेगा इस ITP के अंडर में, तो हम क्या करते हैं, हम फिर उसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप होगा वो उस पर हम जा सकते हैं। तो ITP जो है इसको हम RFI या MIR किसी भी चीज़ के साथ लगाते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ की अप्रूवल लेने के लिए। ठीक,
पे है हमारे पास MOS, मेथड ऑफ स्टेटमेंट। अच्छा, मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है? जिस तरह मैंने बताया कि आईटीपी में कि हर एक उसके लिए एक्टिविटी के लिए अलग से एक आईटीपी होती है, जिसमें उसी चीज़ के सारे स्टैंडर्ड और उनको फॉलो करना पड़ता है। तो उसी तरह से MOS भी है, ठीक है। मेथड ऑफ स्टेटमेंट हर एक चीज़ के लिए आप लोग अलग से बनाओगे, और उसमें क्या क्या होता है? उसमें होता है स्कोप ऑफ वर्क, ठीक है, जो कि डिफाइन करता है कि स्कोप ऑफ वर्क हमारा क्या है। उसी में हमारा जो है क्या होता है, इक्विपमेंट हम कौन सा यूज़ करेंगे, मटेरियल कौन सा यूज़ करेंगे, और इसी में हमारा साइड प्लान होता है कि साइड पे हम इस काम को करने के लिए क्या क्या तरतीब करेंगे, ठीक है। जिसमें ख़ास तौर पर सेफ्टी आती है कि सेफ्टी को जो है हम किस तरह से, सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं कि हम उसमें जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है या जो भी है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा असाइन HSE ऑफिसर वगैरह जो होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हम डिफ़ाइन करते हैं। तो असल में मेथड ऑफ स्टेटमेंट क्या होता है कि किसी भी काम को उसको किसी भी काम को प्रॉपरली सेफ्टी और क्वालिटी कंप्लायंस के साथ जो है स्टार्ट से लेके लास्ट तक लेके जाना, ठीक है। कहते हैं कि जिस चीज़ का MOS अच्छी तरीके से बना हो, और इसी MOS को किसी भी काम के लिए, किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आप लोग जब यूज़ करते हो, उसी के मुताबिक उस काम को कर लेते हो, तो उसमें जो है आप लोगों को आउटपुट 100% सेफ्टी विद क्वालिटी कंप्लायंस जो है वो मिल जाती है। हमारे पास है MIR का मतलब है मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट जब आप लोगों के पास कोई भी मटेरियल आएगा, ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने से पहले या उसको साइट पे ले जाने से पहले आप लोग क्या करोगे, उसके लिए एक इंस्पेक्शन कराओगे, और इंस्पेक्शन होगी आपकी कंसल्टेंट के साथ, जिसमें वो चेक करेगा कि ये आपका मटेरियल जो है उसके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे हैं कि नहीं, ये सब कुछ इसकी अप्रूव्ड है या नहीं, ठीक है। उसके बाद वो साइट पे भी वो मतलब स्टोर में या जहाँ भी आपका मटेरियल पड़ा होगा वहाँ जाके वो चेक करेगा, ठीक है, कि ये मटेरियल अप्रूव मटेरियल है या नहीं, उसमें कोई डैमेज तो नहीं, या जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। और जब ये मटेरियल आपका अप्रूव हो जाएगा उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो इसको हम क्या करते हैं, इसका अपना एक फॉर्म होता है जिसके थ्रू हम वो रेस करते हैं अपने कंसल्टेंट को, और वो कंसल्टेंट उसी को फिर अप्रूव करता है, और उसके बाद हम उस मटेरियल को यूज़ करते हैं। तो मटेरियल MIR उसी के लिए यूज़ होता है, ठीक है, मटेरियल इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट। नंबर है RFI, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, या कुछ जगहों पे हम कुछ प्रोजेक्ट पे इसको WIR, वर्क इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट भी कहते हैं। अच्छा, RFI या वर्क इंस्पेक्शन की WIR क्या होता है? जब आप लोग कोई भी काम आप लोगों का साइड पे कंप्लीट हो जाए, तो हम क्या करते हैं, RFI को रेस करते हैं, ठीक। RFI को रेस करने का मतलब ये होता है कि अब काम कंप्लीट है हमारा, और हम कंसल्टेंट को के साथ जाके उस चीज़ को उसको चेक कराते हैं। तो अगर उसने वो अप्रूव किया तो इट्स मीन अप्रूव। अक्सर अप्रूव विद कमेंट होता है, अगर उसके कोई कमेंट है उसमें तो वो कमेंट डाल देता है, जिसको आपको दोबारा जो है वो क्लियर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो RFI क्या होता है कि किसी भी काम को चेक कराने के लिए साइड पे वो कंसल्टेंट चेक कराने के लिए हम RFI रेस करते हैं। RFI का भी अपना एक फॉर्म होता है जिसके थ्रू आप लोग क्या करते हो, रेस करते हो। छठे नंबर पे हमारे पास है NCR या INCR। NCR क्या कहते हैं? NCR नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट, ठीक है। INCR का मतलब है इंटरनल नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट। तो ये क्या होता है, ये जो है आप लोग रेस करते हो, लेट्स सपोज आप लोगों के पास एक मटेरियल आया है, और वो जो है जो आपका अप्रूव्ड मटेरियल है वो नहीं है, या उसको वो फुलफिल नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग NCR रेस कर सकते हो। इसी तरह साइड पे जो है अगर आप लोग कोई एक्टिविटी देखो जो कि आप लोगों का जो स्पेसिफिकेशन होता है प्रोजेक्ट का उसको वो फॉलो नहीं कर रहा, तो उस पर आप लोग इंतजार दे सकते हो। या उसके अलावा आप लोग अगर देखो कि किसी कोई काम जो है वो आप लोगों का जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा, या फ्यूचर में उस काम की वजह से आप लोगों को कोई मतलब डिफ़िकल्टी आ सकती है, तो उस बेस पे आप लोग NCR रेस कर सकते हो। अच्छा, NCR के लिए अलग फॉर्म होता है, जो अलग से मेरी वीडियो है उसमें आप लोग ये देख सकते हो कि उसको हम क्लोज कैसे करेंगे, सारा डिटेल मैंने वहाँ पे दिया हुआ है। तो नंबर पे हमारे पास है करेक्ट योर एक्शन रिपोर्ट। करेक्ट एक्शन रिपोर्ट जो है वो क्या होता है, असल में ये जो है ये किसी भी NCRs या कोई भी प्रोसेस जो जिसमें क्वालिटी को नेग्लेक्ट किया जाता है, या
एज पर स्पेसिफिकेशन या कुछ भी, मतलब कोई भी हमें डिफ़िकल्टी आती है तो हम क्या करते हैं, इस करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट के थ्रू उस चीज़ को जो है क्लोज करते हैं। ठीक, जैसे कि अब लेट्स सपोज कोई एनसीआर आ गया या आईएनसीआर आ गया, ठीक है, या आगे हम पढ़ेंगे एसओआर के बारे में, साइड इंस्ट्रक्शन के बारे में, एसआई के बारे में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें अगर कोई मतलब कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है साइड पे, तो उसको हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, रूट कॉज को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो और जितनी भी एविडेंसेस है वो इसके साथ लगा के एनसीआर या जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन होते हैं, उनको क्लोज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट, जिसमें सारी डिटेल होती है कि ये जो मसला था वो आया क्यों और इसको हमने क्लोज कैसे किया, तो उसको कहते हैं करेक्टिव एक्शन रिपोर्ट। अच्छा, हमारे पास 8 नंबर है जो है एस ओ आर साइट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, 9 नंबर साइट इंस्ट्रक्शन। ये दोनों तकरीबन सेम चीज़ें हैं, कुछ जगहों पे ये यूज़ होता है, कुछ जगहों पे साइट इंस्ट्रक्शन ऐसा यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा असल में ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डेली जो सर्विलेंस होती है, ठीक है, जो कि आईटीपी में बयान होता है सर्विलेंस, तो उसमें उस बेस पे जो आप लोगों को ऑब्जर्वेशन मिलते हैं डेली साइट पे विजिट के दौरान, तो आप लोग क्या करते हो, वो डॉक्यूमेंटेड करने के लिए आप लोग ये रेस करते हो एस ओ आर या एस आई, ताकि आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेड हो कि अगर तो किसी चीज़ में लेट्स सपोज फ्यूचर में मसला है, तो आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि हाँ हमने ये चीज़ जो है ऑब्ज़र्व की थी, ठीक है, और इसका इस बेस पे हमने क्या किया था, इसकी रिपोर्ट बनाई थी और वो चीज़ जो है हमने रेक्टिफाई की थी। तो आपके पास ये डेली उसमें होता है। अब एनसीआर का जैसे मैंने बताया, ठीक है, एनसीआर और ये तकरीबन एक ही चीज़ अगर हम इसको कह दें, लेकिन एनसीआर में जो है वो थोड़ा डिटेल में चीज़ें होती है और साइड इंस्ट्रक्शन में या एसओआर में जो है उतनी डिटेल से चीज़ें नहीं होती, ठीक है। तो ये डेली आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है और ये आप लोग डेली ऑब्जर्व कर रेस करते हो और क्या करते हो, फिर इसकी करेक्टिव एक्शन करते हो, ठीक है। नंबर पर हमारे पास है पीटीएस, प्रोजेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अच्छा, प्रोजेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो है ये आपको क्या देता है, ये आपको प्रोजेक्ट के स्टार्ट से लास्ट तक पूरा इंफॉर्मेशन देता है कि किस बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैसे प्रोसीड करेगा, कैसे वो आउटपुट लेगा, कैसे वो डेवलप करेगा, ठीक है, मतलब जो हमारा गोल्स है वो हम कैसे अचीव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास प्रोजेक्ट टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में होती है। मतलब अगर डिज़ाइनिंग करोगे तो वो किस तरह करोगे, किस बेस पे करोगे, ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलेशन या जो भी है मटेरियल जो है वो आप किस तरह से करोगे, वो डेवलप आप किस तरह से करोगे पूरे प्रोजेक्ट को, और हर बंदे की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारा यहाँ पे डिफाइन होता है स्टार्ट से लास्ट तक। मतलब स्टार्ट डिज़ाइनिंग से लेके आखिर टेस्टिंग एंड कमीशनिंग तक सारी चीज़ें जो है पीटीएस जो है किसी भी प्रोजेक्ट का वो डिफाइन करता है। नंबर पे हमारे पास क्या है, लॉग, एल बी ए लॉग बुक एंट्री, ठीक है, एल बी मतलब लॉग बुक एंट्री। तो ये क्या होता है, ये असल में आप लोग जो भी आप लोगों का जितने भी प्रोसीजर जो भी चीज़ आप लोग करते हो उसके लिए आप लोगों को लॉग बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उस लॉग को आप लोग डेली मेंटेन भी करोगे कि लेट्स सपोज अब अगर एम आई आर, आर एफ आई जैसे साइड इंस्ट्रक्शन मैंने बताया आप लोग को, एन सी आर, बहुत सारी चीज़ें हैं, ड्रैंक कंट्रोल लॉग, ठीक है। और इसी तरह से जो है आप लोगों का जो वो होता है कैलिब्रेशन लॉग्स, तो सब चीज़ों के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है, क्यू क्यूसी में, कि आप लोगों को लॉग जो है वो डेली बेसिस पे आप लोगों को मेंटेन करना पड़ता है, जो कि जिस पे मेरी अलग सी वीडियो है, आप लोग देख लोगे कि कैसे मेंटेन किया जाता है और कौन सा वो जो है यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो लॉग जो है असल में आप लोगों का हर एक चीज़ के लिए अलग लॉग और उसको मेंटेन कैसे करना है वो है, ठीक है। इसमें पूरा डेटा होता है, जैसे कि अब लेट्स सपोज आरएफआई का लॉग है, तो उस आरएफआई की रिलेटेड उसकी डिस्क्रिप्शन, किस डेट को आपने रेज किया, अप्रूव है या नहीं है, रिजेक्ट है, कौन सा नंबर है उस आरएफआई का, किस चीज़ के लिए आप लोगों ने रेज किया है, तो वो सारी चीज़ें इस लॉग में होती है। नंबर पे आप लोगों के पास चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या होता है, चेकलिस्ट हर एम आई आर, आर एफ आई के साथ लगता है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या करता है, ये आप लोगों का जैसे कि
अब एम आई आर के साथ लगाना है तो एम आई आर की रिलेटेड आप लोगों का सारा वो आप लोगों को बताएगा कि इस एम आई आर में आप लोगों ने क्या क्या चेक करना है। ठीक है, तो हर एक डिवाइस का अपना एक चेकलिस्ट होता है कि लेट्स सपोज अगर हमने मटेरियल इंस्पेक्शन करना है तो इस चेकलिस्ट के मुताबिक हम करेंगे। जो अप्रूव्ड आप लोगों का चेकलिस्ट होगा उसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आपने जब एम आई आर या मटेरियल इंस्पेक्शन के लिए जाना है तो आपने क्या क्या चेक करना है। जैसे कि उस पर लिखा होगा कि इसका पेंट चेक करो, इसकी बॉडी चेक करो, कोई डैमेज तो नहीं है वो चेक करो। ठीक है, उसके अलावा इसमें कौन कौन सी चीज़ें है वो चेक करो। ठीक है, लाइट है या जो भी ब्रेकर कितना लगा है कैसा लगा है वो चेक करो। तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या होती है, उसमें डिफाइन होती है। ठीक, तो एम आई आर के लिए इंस्पेक्शन के लिए मटेरियल इंस्पेक्शन की अलग चेकलिस्ट होता है। फिर उसी चीज़ को अगर आप लोग इंस्टॉल करोगे तो उसके लिए अलग से इंस्पेक्शन चेकलिस्ट होता है उस इंस्पेक्शन के साथ। तो ये चेकलिस्ट जो है वो भी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा कि ये चीज़ें हमने चेक की और वो उसके मुताबिक सही थी या नहीं। ओके, जैसे कि अब लेट्स सपोज आप लोग चेक करो एम आई आर का कि मटेरियल हमने चेक किया, उसमें लिखा हुआ है कि नंबर एक में जो है आप लोगों ने इस मटेरियल का पेंट चेक करना है। ठीक है, कि पेंट इसका सही है या रंग इसका सही है या नहीं। तो आप लोग क्या कर लोगे, अगर सही है तो उसको ओके कर लोगे, नहीं सही तो उसको क्रॉस कर दोगे। तो ये होता है चेक लिस्ट। 13 नंबर पे है आप लोगों के पास मंथली, डेली, बाई वीकली रिपोर्ट। ये क्या होता है, ये हर प्रोजेक्ट का अपना एक वो होता है, जैसे उनकी रिक्वायर्ड होती है उस बेस पे आप लोग करोगे। जैसे कि अब लेट्स सपोज एक प्रोजेक्ट में डेली भी होगा, वीकली भी होगा, बाई वीकली भी होगा, मंथली रिपोर्ट भी होगा, तो वो सब आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा और वो भेजना पड़ेगा। कुछ जगहों पे आप लोगों के पास कोई प्रोजेक्ट हो सकता है मंथली रिपोर्ट चाहिए उनको तो मंथली बनाना पड़ेगा, बाई वीकली तो बाई वीकली। और इस रिपोर्ट में क्या होता है, इस रिपोर्ट में आप लोगों के रिलेटेड सब चीज़ें होती है कि हमने कितनी एम आई आर की इस हफ्ते में या इस महीने में कितनी एम आई आर की, कौन कौन सी कितनी अप्रूव हुई, कितनी रिजेक्ट हुई, कितनी अप्रूव विद कमेंट है। ठीक है, तो उसी बेस पे जैसे कि डेली है तो डेली का आप लोगों को बताना पड़ेगा कितने एनसीआर हुए, कितने इंटरनल एनसीआर, कितने क्लोज हुए, कितने साइड इंस्ट्रक्शन है, कितने ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, बहुत सारे हर एक चीज़ के लिए वो इस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट चेंज होता रहता है टाइम के साथ साथ। जैसे कि अब लेट्स सपोज आप लोगों का स्टार्ट से है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसमें आप लोग क्या बताओगे, उसमें मंथली रिपोर्ट या डेली या बाई वीकली रिपोर्ट या वीकली रिपोर्ट में आप लोग क्या बता सकते हो, ये बता सकते हो कि ये मटेरियल हमारे पास पहुंच गया है, ये इतने एम हो गए हैं। जब दूसरा फेस चलता है इंस्टॉलेशन का तो उसमें आप लोग फिर दो चीज़ें हो जाएगी कि ये मटेरियल आ गया है, इसके इतने एम हो गए हैं, और ये मटेरियल जो है इंस्टॉल भी हो गया, इसके इतने RFI हो गए हैं। उसी तरह से फिर साथ में साइड ऑब्जर्वेशन आने शुरू हो जाते हैं, आप लोगों के साथ NCR आने शुरू हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें आप लोग क्या करोगे, इसमें डिफाइन करके दोगे। ठीक है, तो वो उसका भी अलग से अपना वो फॉर्म होता है और वो डिपेंड करता है उस साइड पे कि वो लोग कौन कौन से चीज़ें आप लोगों से पूछते हैं, तो वो आप लोगों को मेंटेन करके बतानी पड़ती है। ठीक, इस साथ पिक्चर वगैरह भी आप लोग लगाओगे कि मतलब ये हमारे पास ये पिक्चर ये काम हो गया है तो उसके आप लोग पिक्चर लेके लगाने पड़ते हैं। तो ये होता है मंथली, डेली या वीकली बाई वीकली रिपोर्ट, जिस तरह उधर की रिक्वायरमेंट होती है उसी के मुताबिक आप लोग बनाते हो। 14 नंबर पे हमारे पास है DCS, ड्रैग कंट्रोल शीट। ड्रैग कंट्रोल शीट क्या होता है, ये सेम यही जो लॉग है इसी तरह का आप लोगों का होता है। ठीक, इसमें पूरा डिटेल होता है कि आप लोगों का कौन सा ड्राइंग जो है वो अप्रूव्ड है, कौन सा नहीं है, अगर उस पर स्टैम्प चाहिए कोई तो वो स्टैम्प है या नहीं है, कहाँ से स्टैम्प होना है, किसके पास है, तो वो सारा डिटेल आप लोग इसमें क्या करते हो, ड्राइंग कंट्रोल शीट में वो लगाते हो। ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया लॉग में कि लॉग में क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वहाँ की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती है। ठीक है, उसी में कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट का भी अब वही फिर उसको कैलिब्रेशन कंट्रोल लॉग कह सकते हैं। ठीक, तो ये वही चीज़ है और उसी में उसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। अच्छा, उसके बाद है हमारा 15 नंबर। तो 15 नंबर में हमारे पास क्या होता है, एज बिल्ट। अब जब सारा काम आप लोगों का कंप्लीट हो जाए, कंप्लीट होने के बाद अब क्या होता है कि कुछ ड्राइंग ऐसे होते हैं जो कि अप्रूव्ड किसी और उसमें आए होते हैं, लेकिन जब आप लोग साइड पे चलते हो तो उसी ड्राइंग को आप लोग साइड पे क्या करते हो, फॉलो नहीं कर पाते हो। तो क्या करना पड़ता है, फिर उस ड्राइंग को जो है हम चेंज करते हैं। तो उस चेंजेस को हम क्या करते हैं, इस एज बेल्ट पे उतारते हैं। एज बेल्ट हमारे पास ड्राइंग में हम क्या करते हैं कि हम हाथ से या पेन से क्या कर लेते हैं कि उसी ड्राइंग पे हम क्या करते हैं, उस चीज़ को अपडेट कर लेते हैं। कि लेट्स सपोज अब हमारे पास एक ड्राइंग है कि एक लाइट हमने लगानी है उस ड्राइंग के मुताबिक किसी जगह पे, तो वो लाइट जो है वो उस जगह पे नहीं लग सकती किसी और ऑब्स्टेकल की वजह से। तो हम क्या कर लेते हैं, उस लाइट को थोड़ा बहुत आगे पीछे मूव कर लेते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, एज बिल्ड में उसी की
मेजरमेंट लेके उस लाइट की, क्योंकि ड्राइंग में आप लोगों के पास लेट्स सपोज अब लाइट की मेजरमेंट है कि दीवार से 10 उस पे सेंटीमीटर पे लगा दो, तो उधर नहीं लग सकती, तो आप लोगों ने क्या किया 20 सेंटी या 30 सेंटी या 40 सेंटी पे लगा दी। तो हम उस चीज़ को फिर क्या करते हैं, वहाँ उस ड्राइंग पे हम लिख लेते हैं कि ये हमने यहाँ पे लगाई है। तो उसको फिर जो है हम उसी डिज़ाइनर के पास बेचते हैं, और डिज़ाइनर क्या करता है, वो उसको एस पर उसी ड्राइंग में वो इम्प्लीमेंट कर लेता है और वापस आपके पास भेज देता है। ठीक है, तो ये हो गई आप लोगों के पास 1 नंबर एज बिल्ड। अच्छा, 16 नंबर में हमारे पास है किक ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड। तब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि आप लोगों को उसके लिए किक ऑफ मीटिंग बुलानी पड़ती है। जैसे अब एक चीज़ है लेट्स सपोज साइट पे जिसका आपने एनसीआर भी रेज किया, आपने जो है उनको बताया भी, लेकिन उसके बावजूद कोई मसला हल नहीं हो रहा, तो वो आप लोग क्या करोगे, वो आप लोग उसके लिए फिर किक ऑफ मीटिंग बुला सकते हो, और उसमें जो है आप लोग जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं रिलेट, उनको बुला के उनको ऑन द स्पॉट बैठा के समझा के उनका रिकॉर्ड बनाना पड़ता है कि यहाँ पे हमारी किक ऑफ मीटिंग हुई थी और इस टॉपिक पे हुई थी, और उसकी पिक्चर वगैरह लेके आप उसको डॉक्यूमेंट कर लोगे ताकि आपके पास प्रूफ हो। ठीक, तो उसमें क्या होता है, उसमें सबके सिग्नेचर्स होते हैं और जो है उसकी प्रेजेंटेशन होती है कि वो हमने किस चीज़ पे जो है ये किक ऑफ मीटिंग बुलाई है, तो उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। 16 नंबर पे हमारे पास किक ऑफ मीटिंग हो गई। उसके बाद जो है हमारे पास 17 पंच लिस्ट या स्नैक। अच्छा, ये जब प्रोजेक्ट आप लोगों के पास तकरीबन कंप्लीट हो जाए या उससे पहले क्या होता है कि पंच लिस्ट स्टार्ट हो जाते हैं, या स्नैक स्नैक क्या होते हैं कि जब आप लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए और आप लोग का कोई काम कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद जो है कंसल्टेंट जाके साइड पे कोई भी जब उसको कोई मसला आएगा या जो उसने बीच में कोई रेस किया हो, तो वो आप लोगों को क्लियर करने पड़ते हैं। ठीक है, जिसको पंच लिस्ट या स्नैगिंग कहते हैं। तो ये लास्ट में होता है, और ये जितने भी पंच लिस्ट लेट्स सपोज अब प्रोजेक्ट 50% पे पहुंच गया, तो आप लोग क्या करते हो, पंच लिस्ट वगैरह आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो पंच लिस्ट। अच्छा, पंच लिस्ट क्या है, पंच लिस्ट को हम कोई भी कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि अब आरएफआई हमने रेस किया और उस पर कोई कमेंट हमें आ गई, ठीक है, वो अप्रूव विद कमेंट हो गया, तो वो हम पंच लिस्ट में डाल सकते हैं। या ऐसी कोई साइड ऑब्जर्वेशन हमें मिली है, तो वो भी हम पंच लिस्ट उसको कंसिडर कर सकते हैं। या उसके अलावा अलग से भी कुछ होते हैं, जैसे कि अब प्रोजेक्ट जब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कंसल्टेंट जाके चेक करता है, और वो जो है आपको पंच लिस्ट का एक वो पूरा वो फॉर्म दे देता है कि ये आपके साइड पे अभी भी मसले हैं, तो उनको क्लोज कर लो। तो वो आपको क्या करना पड़ता है, उनको रेक्टिफाई करके उनकी पिक्चर लेके, या जो भी उनका प्रोसीजर या जो उनका आस्क हो, जो भी उनको पूछते हैं, तो उनको क्या करते हो आप लोग उसी तरीके से क्लियर करते हो। अब पंच लिस्ट में जैसे कि लेट्स सपोज अब एक काम आपने किया है लेकिन उसका ड्राइंग अप्रूव नहीं था, तो वो उन्होंने पंच लिस्ट में डाला है, तो वो क्या करना पड़ता है आपको, वो अप्रूव ड्राइंग उसको प्रोवाइड करनी होती है। या इसी तरह से साइड पे कोई अब ड्राइंग के मुताबिक किसी भी चीज़ की कोई वो चाहिए, तो वो उसके मुताबिक नहीं हुआ, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं हुआ, तो उसने स्नैग में डाला है या पंच लिस्ट में डाला है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद जो है 18 नंबर पर हमारे पास है पीसीसी। तो पीसीसी में क्या होता है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये लेने के लिए आप लोग क्या करना पड़ता है, आप लोग कंसल्टेंट जो होता है या क्लाइंट आपका होता है, वो आपको कोई एक वो देगा, ठीक है, एक चेक लिस्ट देगा। ठीक है, चेक लिस्ट देगा, और वो चेक लिस्ट क्या होगा, वो आपको पूरा फुलफिल करना पड़ेगा कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। अब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट सर्टिफिकेट आपने लेना है, तो उसके लिए वो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको आपको क्या क्या देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आपको ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। ये जो है ये भी क्यूसी लास्ट में क्या करता है, वो उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन वो दे के उसको, या उसको जो भी रिक्वायर्ड वो सारा उसको दे के उसके बाद जो है उसको प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये देखो एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट या फाइनल एक्सेप्टेंस सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये सारी इन्हीं वो होती है।